Welcome to my channel Shushma Physics Pedia, where we find the fundamental way of our living physics. हमने यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज यू नो चैप्टर शुरू किया हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एजम्पशंस की थी और साथ में एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट किया था कि अगर किसी भी कंटेनर के अंदर हम किसी गैस को रख देंगे तो वो गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो हमारा जो टॉपिक था प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन ए कंटेनर, वहां पर हमने ये पता लगाया कि जो प्रेशर है वो आपके जो पार्टिकल्स का मोशन की वजह से है, वो कितना प्रेशर आउट निकाल रहा है। और हमारे पास उसका जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला हमारे पास आया था, जो कि हमने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला है और कह सकते हैं रिलेशनशिप है, जिसके थ्रू हम क्या बता सकते हैं कि हमारा प्रेशर का किस तरह से रिलेट है। तो हमारे पास आया था 1/3 रो सी स्क्वायर। रो सी स्क्वायर में दूसरा फॉर्मूला एक हमारे पास, अगर इसको मैं लिखूं प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास अपॉन में वॉल्यूम, इसको हमने क्या कर दिया था सी स्क्वायर। यहाँ पर बेटा सी स्क्वायर क्या है, ये आरएमएस है, इसलिए बार बार मैं आरएमएस ना लिखे, यहाँ पर वेल अंडरस्टूड है आरएमएस स्पीड है। आरएस स्पीड क्या होती है कि सभी पार्टिकल्स का आपने क्या किया स्क्वायर कर दिया और उसके बाद उसका क्या किया मीन लगाकर उसका दैट इज अंडर रूट ले लिया, इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं आरएमएस। तो यहाँ पर मैं सिंपल इसको सी स्क्वायर लिखूंगी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो प्रेशर की वैल्यू थी वो लिखी थी 1/3 mv सी स्क्वायर, और यहाँ हम मास अपॉन वॉल्यूम को भी लिख सकते हैं 1/3 रो सी स्क्वायर। बच्चे यहाँ पर हमने कैपिटल एम लिखा है, यानी हमारे जो पूरा सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सबको, यानी एन नंबर ऑफ, मान लीजिए एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो सब मिलकर हमें एक मास दे रहे हैं मॉलिक्यूल्स का, दैट इज एम। तो यहाँ से आप इसको इस तरह से, कई बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ 1/3 m इंटू एन डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर। तो बात दोनों की सेम ही है। यहाँ पर मैंने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है, जो कि किसके बराबर है m इंटू एम, यानी एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और m हर एक मॉलिक्यूल्स का मास है। तो इसी थ्योरी के बिहाफ पे आज हम कुछ नए आगे स्टेप्स करने जा रहे हैं, जो कि हमारे जैसे गैस लो है, किस तरह से हर एक पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, तो ये सारी चीजें इन गैस की आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर, टेम्परेचर से पहले हम प्रेशर का करें, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो बेटा ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि शुरुआत हमें क्या करनी है, शुरुआत हमने करनी है हमारे P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। मैंने जब प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने प्रेशर का एग्जर्ट करवाया था, मीन्स हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था लास्ट वन, तो यहाँ पे कहा था कि अब हम हर बार वो पूरा तरीका ना यूज करके डायरेक्ट हम इसका रिलेशन यूज करेंगे, दैट इज रिजल्ट यूज करेंगे, इसलिए हमने वहां पर क्या है ये फॉर्मूलाज लिखे थे। तो अब कोई भी कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले ये वेल अंडरस्टूड है कि हम प्रेशर से, अगर प्रेशर का कॉन्सेप्ट है तो वो हम शुरुआत कहां से करेंगे, P इज इक्वल टू रो सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे, एज वी नो कि हमारे पास ना कंसीडर कर लीजिए एम नंबर ऑफ पार्टिकल है, एक गैस है, और वो प्रेशर कितना कंटेनर के अंदर है, प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रही है। बेसिकली हमें ये बताना है कि वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसका काइनेटिक एनर्जी से क्या लेना देना है, यानी किस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास इसका कंक्लूजन आएगा। अब इसके बाद देखिए P इज इक्वल टू, P हमारे पास क्या है, P है 1/3 रो सी स्क्वायर। क्लियर। अब हम अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी थ्योरी, हम यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर हम अगर बात करें मास ऑफ द मॉलिक्यूल, हर एक मास की मॉलिक्यूल की अगर हर एक मॉलिक्यूल है उसकी मास की बात करें m है, तो वहां पर हमारे पास एक यूनिट डेंसिटी के लिए, यानी पर यूनिट मास, अगर हम बात करें मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम वो किसके बराबर होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से पर यूनिट हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसका हमारे पास क्या आएगा, दैट इज हमारे पास होता है डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर मास निकाले तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हमारे पास अगर वॉल्यूम यूनिट है, अगर हम यहाँ पर ये कंसीडर करके चले कि हमारा जो वॉल्यूम है वो यूनिट है, तो यहाँ पर हमारे पास मास इंटू मास की वैल्यू क्या आएगी, मास की वैल्यू आएगी हमारे पास, वॉल्यूम 1 है 1 इंटू रो।
यानी डेंसिटी दैट विल बी सेम आएगी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। इसमें देखिए अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन लग रहा है तो लेट इट बी। यहाँ पर देखिए प्रेशर हमारे पास है 1/3 रो सी स्क्वायर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज 1/2, हम हमेशा कहते हैं मास अपॉन में, दैट इज mc स्क्वायर। इज इट सो? अगर यहाँ पर हम मास यानी वेलोसिटी mv स्क्वायर होता है तो पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेंसिटी की टर्म करें तो 1/2 रो वी स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास प्रेशर होगा, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अगर हम P/E रेशियो करें, P यानी हमारे पास है 1/3 रो सी स्क्वायर और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 रो सी स्क्वायर। रो सी स्क्वायर से रो सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास एक्सप्रेशन आया P/E दैट इज इक्वल टू 1/E, इसको लिखेंगे 2/3। और अगर हम इसको वर्ड फॉर्म में लिखें तो प्रेशर ऑफ ए गैस, जो एक गैस हमारे कंटेनर के अंदर है वो किससे रिलेटेड है, दैट इज P दैट इज इक्वल टू 2/3 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर में रिलेशन कैसा है, दैट इज P इज इक्वल टू 2/3 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, कई बार हम न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करते हैं। यानी बेसिकली हमने यहाँ पर क्या करने की कोशिश की है कि हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का किस तरह से रिलेशनशिप है। जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशन आया है 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हमारे पास पहला पर्पस क्लियर हो चुका है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो यानी प्रेशर जो है वो काइनेटिक एनर्जी पर कहीं ना कहीं डिफरेंस है, या कह सकते हो डिपेंड है, या फिर काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर पे कहीं ना कहीं डिपेंड है। यानी अगर मैं प्रेशर को चेंज करूंगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है तो आपको पता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी है तो उसकी टोटल हीट में चेंज होगा। ये सारी चीजें हमने अगर आपने नोटिस किया हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हमने थर्मोडायनेमिक्स से पहले क्यों नहीं पढ़ा, इस चैप्टर को किस तरह से थर्मोडायनेमिक्स के बाद ही लगाया गया है, किस लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से क्लियर हो जाए कि काइनेटिक एनर्जी का इंटरनल एनर्जी और हीट के फ्लो या जो हीट के फैक्टर्स हैं उसके ऊपर, वर्क डन के ऊपर कितना रिलेशन है, किस तरह से वो डिपेंड रहता है। तो सबसे पहले हमारे गैसेस मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हमने पहला एक्सप्रेशन विद हेल्प ऑफ द रिजल्ट दैट इज प्रेशर वाले रिजल्ट से, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन ए कंटेनर, वहां से हमने पहला निकाला P इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इसको ध्यान से देखिए और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ द काइनेटिक थ्योरी। हम इंटरप्रिटेशन करेंगे टेम्परेचर का इन कंसर्न ऑफ काइनेटिक थ्योरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। इसको कई बुक्स में इस तरह से भी लिख सकता है, बट हम इसको करेंगे किस तरह से, क्या बोला जाएगा, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हम इस टॉपिक के अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस। ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख देती हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मॉलिक्यूल्स की, या काइनेटिक इंटरप्रिटेशन करना है कि हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी, जो टेम्परेचर है वो डिपेंड कर रहा है, और हमारे मोशन ऑफ द पार्टिकल जो है किसी भी सिस्टम में वो टेम्परेचर से कितने डिपेंडेंट है। इसीलिए हम इसको लिखते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, क्योंकि बच्चे ये हमें पता है कि मोशन जितने भी टाइप का होता है, यानी हमारे गैसेस में मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा रैंडम मोशन के अंदर होते हैं और उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से। तो हम उसका ये देखेंगे टेम्परेचर के ऊपर उसका कितना फर्क है। तो शुरुआत हमसे सबसे पहले वही इक्वेशन से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 m/v स्क्वायर। तो ये हमारे पास P की वैल्यू होगी 1/3 m/v स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से अगर P, ये P की वैल्यू है तो यहाँ पर इसको PV को लिख सकते हैं 1mc स्क्वायर बाय 3। इज इट सो? यानी P को मैं यहाँ पे ले जाऊंगी तो V को मैं यहाँ ले जाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा 1/3 mc स्क्वायर। यानी ये हमारे पास रिलेशन आ गया mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3।
यहाँ पर हमारे पास हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम में हम कोई पर्टिकुलर चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर से रिलेटेड हम देखते हैं। अब इसमें अगर आप बात देखें बेटा, अगर हम इसको इस तरह से लिख दे तो कोई चेंज होगा, 2/3 mc² डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से इसको डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 mc²। तो यहाँ पर हमारे पास 2/3 mc² बाय 2 के बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। यहाँ पर एक चीज ध्यान दे कीजिए, ये 1 मोल ऑफ गैस, क्योंकि m की वैल्यू क्या होती है, m इंटू n के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ पे इसको डॉटेड सरफेस में, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारे पास इसी के रिलेशन क्या हो गया, 1/2 mc², दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अब इसके बाद हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू 2/3। इसको मैं काइनेटिक एनर्जी को E से रिप्रेजेंट कर दूं, यानी इतने हमने इसको काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 2/3 E। ठीक है, अब यानी हमारे पास रिलेशन हो गया PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू E। बट हमें एक चीज और पता है कि पीवी की वैल्यू क्या होती है, आरटी के बराबर, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। तो अगर मैं यही चीज यहां पर यूज करूं, ये हमारे पास आ गया आरटी इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई। यहां पर क्योंकि देखिए शुरुआत प्रेशर से की थी, अब हमारे पास टेम्परेचर आ चुका है। यहां से अगर हम वैल्यू यूज करें इसकी ई की वैल्यू निकालें, तो यहाँ हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 3/2, यहां से हो जाएगा 3/2 आर टी, 3/2 आर टी, या ई इसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 आर टी के बराबर। देखिए बच्चे हमने क्या कहा, हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, एक बार आपको कनेक्टिविटी के लिए दिखा देते हैं। प्रेशर हमारे पास होता है 1/3 rho c² और इसको मास अपॉन वॉल्यूम के हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम को इस साइड कर दिया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम हमारे पास हो गया mc²/3, यहाँ हमारे पास mc²/3 हमने नेक्स्ट स्टेप में किया, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी देखनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस हो गया। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये एनर्जी के बराबर आ जाएगी। तो पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई हो गया। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, गैस इक्वेशन हम कह सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो यहाँ हमारे पास पीवी की वैल्यू हमने आरटी यूज कर ली, दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई। यहां से हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली है, दैट इज 3/2 आरटी के बराबर। अगर यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर सारा 1 मोल का यूज हो रहा है, अगर यहाँ पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से बताएं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ यहाँ पर हम यूज करें m इज एवोगैड्रो नंबर, देन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल हमारे पास क्या मोल क्या इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी ई एनर्जी को हम एन से क्या कर देंगे, डिवाइड, एवरेज नंबर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दैट इज 3/2 आर बाय एन इंटू टी। ठीक है, अब इसके बाद आर बाय आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, 3, 2, n सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास एक नया कांस्टेंट आएगा, KB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और KB हमारे पास क्या है, KB है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो E की वैल्यू हमारे पास अब KB था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और E की वैल्यू अब हम निकालेंगे यहाँ पर कि हमारे पास E की वैल्यू कितनी थी, पिछले हमने देखा E इज इक्वल टू 3/2 RT, इज इट सो। अब हम ये देखेंगे कि रिलेशन क्या है टेम्परेचर और वेलोसिटी में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mc², यहाँ पर rm इसके c², दैट इज इक्वल टू 3/2 RT। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज c² इज इक्वल टू 3/m, यानी मास जो है वो कांस्टेंट, तो हम यहाँ पर इसको m नीचे ले जाएंगे और ये हो जाएगा t। तो यहाँ पर हमारे पास क्या 3 कांस्टेंट है, r हमारा गैस कांस्टेंट, मास ऑफ द गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, c² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t।
तो यहां से हमें कि आरएमएस वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, या सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो बच्चे यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि यहां से हमें एक चीज ये पता चल रही है कि हमारे जो आरएमएस स्पीड है गैस मॉलिक्यूल्स की वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आरएमएस स्पीड यानी पार्टिकल का जो एनर्जी है यानी काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन किया है टेम्परेचर का, कि काइनेटिक थ्योरी में टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब एक चीज और आती है बच्चे कि अगर हमारा टेम्परेचर एट 0 डिग्री केल्विन पे है यानी एब्सोल्यूट जीरो जिसको बोलते हैं, अगर टेम्परेचर हमारा एब्सोल्यूट जीरो है यानी जीरो के बराबर है, तो ये हमें पता है कि जब टी जीरो हो जाएगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी आरएमएस भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। दैट मीन्स हमारा सारा सिस्टम पूरी तरह से सीज हो जाएगा, यानी हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट या कह सकते हो उनके पास जो एनर्जी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब वो क्या हो जाएंगे, सीज एट 0 डिग्री एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जगह एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी टी की वैल्यू जीरो होगी। तो यानी यहां से हमने ये देखा कि वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या किस तरह से रिलेशन है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज डेरिवेशन ऑफ गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन कौन कौन सी है, जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गे ल्यूसेक लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है। तो वन बाय वन ये सारी चीजें विद हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हम इसको करेंगे। जैसे बच्चा सबसे पहले गैस लॉ में हम पहले बात करेंगे यानी डेरिवेशन ऑफ गैस लॉ में सिर्फ गैस लॉ लिख रही हूं यहाँ पे। फर्स्ट लॉ है हमारे पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जैसे कि आपको पता है बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है तब उस केस में हमारा जो प्रेशर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और आप इसको कह सकते हो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका फिजिकल मतलब क्या है, दैट इज अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। एक्सपेंशन के केस में थर्मोडायनेमिक्स में हमने बहुत अच्छे से कर रखा है इसको कि किस तरह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो यानी कंप्रेशन हो रहा है तो दैट मींस हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ वो हमारे थर्मोडायनेमिक्स का है, यहाँ पर हमारे पास क्या है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे पास हमें पता है बॉयल्स लॉ ने हमें ये बताया। अब हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमें बताना है कि किस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमारे पास क्या है कि हमें ये बताया गया है यानी शुरुआत हमारी बेसिक इक्वेशन, जैसे मैंने कहा था बेसिक इक्वेशन कौन सी हमारी, वो शुरू होती है P इज इक्वल टू 1/3 m बाई बी रो स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास यानी रो को मैंने लिख दिया m बाई मास अपॉन में वॉल्यूम। P यहाँ पर प्रेशर लीजिए P वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर बाई 3 हो गया। अब देखिए बेटा प्रेशर और वॉल्यूम ये हमारे पास प्रोडक्ट है, यहाँ पर इस साइड देखिए मास, या फिर पहले 3 को देखिए, 3 हमारा कांस्टेंट है, वो क्या है, वो चेंज नहीं हो सकता। m क्या है, मास किसका, जो मॉलिक्यूल्स है उनका, टोटल नंबर गैस में जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट उनका मास, तो उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ सकता कि ना तो हम उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं ना हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास जो है अगर हम इस सिस्टम में कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे यानी ना टेम्परेचर का राइज हो रहा है ना कुछ हो रहा है, एनर्जी नहीं दे रहे, हीट एनर्जी नहीं दे रहे या किसी टाइप की भी कोई एनर्जी नहीं दे रहे, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा सी स्क्वायर दैट इज वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। जब हीट नहीं टेम्परेचर का कुछ राइज ही नहीं है तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा सी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब फॉर गिवन गैस जो हम इस बात कर रहे हैं फॉर द गिवन गैस मास क्या है कांस्टेंट है, और साथ के साथ नो हीट इज गिवन टू द नो एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, ना हमने हीट दी है ना एनर्जी दी है सिस्टम की, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सी जो है वो क्या है कांस्टेंट है, उसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। तो ये अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी हमने शुरुआत कहा, ये हमें पता था बॉयल्स लॉ इस तरह से होता है, बट हमारे पास अब क्या आ गया है, हमारे पास ये Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी हमने बॉयल्स विद हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने बॉयल्स लॉ को प्रूव कर दिया। यानी पहला हमारा गैस लॉ ये था। अब चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला हमारा जो है दैट इज चार्ल्स लॉ। थर्ड हमारा क्या होगा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है बेटा,
जैसे आपको पता है वो हमें कहता है कि अगर आपके पास कोई भी प्रेशर है, उस प्रेशर के गिवन प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम होगा किसी भी सिस्टम का, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है सिस्टम किस तरह से है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अगर हम देखें तो रिलेशन क्या होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो उस केस में था प्रेशर वॉल्यूम। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है गिवन सिस्टम में, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी हमारा वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। यही चीज हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है विद हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो हमारे पास इस तरह से प्रेशर हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 1/3 मास अपॉन में वॉल्यूम c स्क्वायर। और यहां से हम इससे बात करें, फिर से कोई स्टेप ले लें तो mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब हमें पता है m और 3 दोनों कांस्टेंट है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर। और हमें क्योंकि पता है c स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो P और T है दोनों के दोनों क्या है हमारे, T किसके ऊपर है, टेम्परेचर की, यानी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। बट अगर हमारा प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी चार्ल्स लॉ में हमने एट कांस्टेंट प्रेशर किया था, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा T के बराबर। यानी हमारे पास जो है चार्ल्स लॉ भी हमने क्या है इस थ्योरी से, मेरे पहले 2-3 स्टेप सेम है और उसके बाद हम क्या करते हैं इसको आगे सेम वे से सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए दो, एक हो गया चार्ल्स लॉ, दूसरा हो गया हमारा बॉयल्स लॉ, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस इक्वेशन और गेल-ल्यूसेक लॉ। तो वहां से हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरह से हम इन लॉज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक बार इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट वन। अब है हमारा नेक्स्ट थर्ड जो एप्लीकेशन है, डेरिवेशन ऑफ परफेक्ट गैस इक्वेशन। परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या है बेटा, जैसे पीवी इज इक्वल टू RT, ये हमने पहले पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें परफेक्ट गैस इक्वेशन, सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, P इज इक्वल टू 1/3 रो c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रो को हम मास अपॉन में वॉल्यूम कर लेते हैं। फिर से वही स्टेप, PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर, यहाँ तक सेम स्टेप है। अब इसके बाद देखिए बेटा जी, हमारे पास मास m कांस्टेंट, ठीक है, c स्क्वायर किसके, अभी अभी हमें पता क्योंकि c स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि pv जो है दैट इज pv, वो हमारे पास c स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t टू, तो हमारे पास जो है pv वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, t के। और अगर हम इसमें बात करें pv किसके बराबर है, यहाँ कांस्टेंट आएगा RT। तो हमारी इक्वेशन सेम वही बन गई जो हमें इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में बन रही थी। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, फोर्थ वन, गेल-ल्यूसेक लॉ, दैट इज जो हमारी गेल-ल्यूसेक लॉ जो है, इस लॉ के अंदर हमें क्या बताया गया है, जैसे आपने पहले केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हमारा प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा वही हमारे पास सेम स्टेप है, PV इज इक्वल टू 1/3 मास अपॉन में वॉल्यूम c स्क्वायर, और PV इज इक्वल टू m/3 c स्क्वायर। यहां तक हमारे पास ये कि गेल-ल्यूसेक लॉ में हमें सिर्फ ये करना है कि प्रेशर जो है वो हमारे क्या है, टेम्परेचर के डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से देखिए बेटा, क्योंकि हमें पता है c स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी यहाँ पर अगर वॉल्यूम हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उस केस में प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यही हमारे पास क्या है, गेल-ल्यूसेक लॉ है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ द सिस्टम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज होगा तो हमारे पास जो है प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो प्रेशर क्या होगा, अप होगा। इसके बाद यानी आई थिंक आपको ये दो चीजें समझ में आ गई हूं। अब नेक्स्ट हम करेंगे एवोगैड्रो लॉ, यानी वन बाय इंपॉर्टेंट है एवोगैड्रो। जैसा नंबर आपको पता ही है कि वो क्या बताता है कि किसी पर्टिकुलर रेशो में अगर आपका वॉल्यूम वगैरह सारी चीजें सेम है अंडर सेम कंडीशन,
प्रेशर और टेम्परेचर की, तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होगा। तो यानी इक्वल नंबर ऑफ एवोगैड्रो लो। एवोगैड्रो लो करता है कि अंडर इक्वल कंडीशन, या अंडर इक्वल कंडीशन से बेटर हम ये करें कि हमारे पास जो गैसेस है वो गैसेस क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस। यहां से शुरू कर देते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी एक जैसी जो सिमिलर कंडीशन है उस कंडीशन में, सिमिलर कंडीशन दैट इज सिमिलर कंडीशन क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर की, प्रेशर सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, तो उस केस में कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अगर आपके गैस के सिस्टम में मान लीजिए दो अलग अलग सिस्टम है, तो उस केस में आपके जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन प्रेशर और टेम्परेचर, तो वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को करेंगे, यानी कोई भी प्रेशर हो उस केस में हमारे पास उनके जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज 6.023, ये हम लास्ट में हम प्रूव करेंगे। और इसके बाद देखिए हमें कंटेन इक्वल यानी N1 और N2, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, टू डिफरेंट गैसेस लेनी पड़ेंगी, उनके प्रेशर से हमें आगे का सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेशर की अगर हम बात करें, प्रेशर हमारे पास है 1/3 मास अपॉन में वेलोसिटी c², यही से शुरुआत की थी। अगर बात करें m को क्या लिख सकते हैं, m इंटू एम, तो ये हो जाएगा हमारे पास m इंटू एन डिवाइडेड बाई v c² के बराबर। ये अगर प्रेशर 1 है हमारे पास, एक गैस का प्रेशर है, हम यहाँ टू डिफरेंट लेंगे तो उसका मास भी अलग अलग होगा और उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये हमारे पास क्या है 1/3 m1c1, यानी बेसिकली यहाँ पर हम डिफरेंट प्रेशर पे हमारी गैसेस का क्या होगा वो डिफरेंट लेंगे। इसके बाद दूसरी गैस का प्रेशर देखते हैं, वो हम यहाँ लिखेंगे 1/3 m2 डिवाइडेड बाय v, वॉल्यूम यानी वॉल्यूम उनका सेम है, यहाँ पर मैंने इक्वल वॉल्यूम लिखा है, तो ये हमारे पास है C2 का स्केल। यहाँ अगर इन दोनों का प्रेशर सेम है, एट प्रेशर सेम, तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 के बराबर। इनको इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1/3 mn1 v c1² दैट इज इक्वल टू 1/3 m2 c2² डिवाइडेड बाय v। तो यहाँ से बेटा ये देखिए ये चीजें हमारे कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी m1n1 c1² इज इक्वल टू m2n2 c2²। तो ये इक्वेशन हम A1 मान लेते हैं कि हमने ये देखना है कि दोनों प्रेशर जब सेम, दोनों गैसेस के प्रेशर सेम है, आइडियल कंडीशन हमने सिमिलर कंडीशन ले रखी है, टेम्परेचर भी हमारा सिमिलर है, तो उस केस में हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है m1n1 c1² m2n2 c2²। अब बात आती है टेम्परेचर की, जब हमारा टेम्परेचर सेम रहता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी आल्सो सेम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमारे पास जो 1/2 m1 c1² दैट इज इक्वल टू 1/2 m2 c2²। फिर से अगर इसको देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, यहां से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं और ये हमारे पास m1 c1² दैट इज इक्वल टू m2 c। तो अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को डिवाइड किया बेटा, मैं यहीं पे इसको डिवाइड कर रही हूँ, यहां से ध्यान दीजिए बेटा, m1 से m1 कैंसिल, ठीक है, c1 से c1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, c2 से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है n1 इज इक्वल टू n2। दिस इज द डिजायरेबल रिजल्ट। यानी यही हमें कहते हैं कि अगर हमारे सिमिलर इक्वल वॉल्यूम है गैसेस का और सिमिलर कंडीशन में प्रेशर टेम्परेचर की, तब उनके नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। एवोगैड्रो लो यही तो कहता है, एवोगैड्रो में हमने क्या शुरुआत में क्या कि हर एक गैस मॉलिक्यूल के पर्टिकुलर सिमिलर कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.03 × 10⁻23 ही होते हैं, हमेशा आपने यही लिया होगा। तो ये दैट इज द रीजन इन बिहाफ ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके अलावा बेटा हमारे पास है हम कह सकते हैं डिफ्यूजन के लो, कि अगर दो गैसेस आपस में डिफ्यूज कर रही है उनका रेट भी क्या है दैट इज इक्वल टू सेम, यानी नेक्स्ट जो हम करेंगे वो डिफ्यूजन के लो के अकॉर्डिंग करेंगे। तो एक बार आप फिर से इसको ध्यान से देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसके बाद हम मोस्ट प्रोबेबल हम इसका लास्ट टॉपिक करेंगे दैट इज ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन।
नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज ग्राउंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले ही आप इसको लिख लिया। इसमें क्या कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। दैट मीन्स अगर आपके पास दो गैसेस हैं, गैसेस को आप आपस में मिलाते हो तभी डिफ्यूजन होता है, यानी एक हाई प्रेशर है लो प्रेशर है, तो जब गैसेस को आप अलाउ टू मिक्स हो जाते हैं करते हो मिक्स होने के लिए, तब उस केस में जो है वहां पर उन प्रेशर का वो कह रहा है कि वो डिफ्यूजन जो है वो किससे होता है, वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमें इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने दो प्रेशर ले लिए, दो डिफरेंट गैसेस ले ली जिसकी डेंसिटी अलग है, वेलोसिटी अलग है, प्रेशर अलग है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। तो पहले वाले के लिए मैंने क्या लिखा, प्रेशर P1 ये हो गया रो 1 C1 स्क्वायर, और दूसरे के लिए क्या जगह 1/3 रो 2 C2 स्क्वायर। जब डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन खत्म हो यानी डिफ्यूज हो चुके होंगे, तो दोनों साइड का प्रेशर क्या रहेगा, सेम रह जाएगा। तो उस केस में हमारे पास P1 इज इक्वल टू P2। हमने दोनों को इक्वल प्रूव कर लिया, इक्वल पुट कर दिया। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो आएगा यहाँ C1, C वाला कॉन्सेप्ट यानी C1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C2 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज रो 2 बाई रो 1। यहाँ पर हमें साफ नजर आ रहा है कि दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शन, यानी डेंसिटी जिसकी पहले वाले की डेंसिटी क्या C, यानी जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, यानी जितने ज्यादा रैंडम मोशन में होंगे उनकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ से हमने C1 और C2 का रेशियो ले लिया, दैट इज रो 1, यानी ये RMS वैल्यूज है हाँ रो 2 और रो 1 में। और ये हमें पता है कि हमारी जो ये RMS वैल्यू है डायरेक्टली रेट ऑफ डिफ्यूजन पे काम करती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी जल्दी मिक्सअप होगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि हमें पता है कि डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली आपका कॉन्सिक्वेंस किसका है, मोशन का। दैट मीन्स डिफ्यूजन तब होगा, यानी पार्टिकल्स अगर आप अपनी ही जगह पे खड़े रहे तो फिर वो कैसे डिफ्यूज करेंगे, तो गैसेस के अंदर डिफ्यूजन होता है, तो वो किसका कॉन्सिक्वेशन है, हमारा कॉन्सिक्वेंस मोशन का है। और साथ में हम कह सकते हैं डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, RMS वेलोसिटी के, दैट इज इक्वल टू C। तो यहाँ पर अगर हम कहते रेट जो है, यानी आप ये लिख सकते हो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं C1 R1 और ये C2 ये R2 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई दैट इज R1, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किसके बराबर, रो 2 डिवाइड बाय रो 1। तो इस तरह से हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को विद हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव कर सकते हैं। तो आज बच्चे हमने काइनेटिक थ्योरी के बिहाफ पे गैसेस लॉ किए हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ जो की है टेम्परेचर के बारे में किए हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट किया है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम करेंगे इसके एवरेज काइनेटिक रूट मीन्स के वेलोसिटीज जो है नेक्स्ट इसका पार्ट, और डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।